हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आपको इससे पहले टीजीटी पीजीटी प्रीवियस शेयर करा रहे हैं। हम आगे के पेपर की बात करते हैं। आज हमारा जनरल हिंदी का रहेगा। सही है। सबसे पहले हमारा गद्यांश है, उसको पढ़ना है, उसके प्रश्न के आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सुमित्रानंदन पंत 1938 शुक्ल जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी। उन्होंने छायावाद की तकनीक पर विचार करने के लिए इस पुस्तक की प्रशंसा भी की थी। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है वो सुमित्रानंदन पंत 1938 में शुक्ल जी का जीवन काल था, उसमें ही प्रकाशित हो गई थी। ठीक है। उन्होंने छायावाद की तकनीक पर प्रचार करने के लिए उस पुस्तक की क्या की थी, प्रशंसा यानी तारीफ भी की थी। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा और इसे केवल शैली मानना उचित नहीं समझा। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेतिक अध्ययन 1939 में भी लिखा और इन दोनों पुस्तकों में पंत और मैत्रेय शरण गुप्त की काव्य की सौहार्दता के साथ समीक्षा भी की गई। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य विचारों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना था और इनके इंद्रिय बोध की संवेदनशीलता को रेखांकित किया था। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा था। क्या कहा था? जीवनवादी काव्य। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में किसकी भूमिका पर सबसे महत्वपूर्ण माना था? ऑप्शन ए है भाव, ऑप्शन बी है विचार, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है रस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विचार। डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में विचार की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना था। ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार, यानी जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसके द्वारा डॉक्टर नगेंद्र ने पंत के काव्य में विचार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत पुस्तक की प्रशंसा किसने की? ऑप्शन ए है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है मैत्रेय शरण गुप्त। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रानंदन पंत पुस्तक की प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा, यानी वो कौन सी रचना है तो डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है कामयानी, ऑप्शन सी है पल्लव, ऑप्शन डी है साकेत। तो हमारा सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी साकेत। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा। साकेत मैत्रेय शरण गुप्त की रचना है। कामयानी जयशंकर प्रसाद की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में उल्लिखित सुमित्रानंदन पंत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है सुमित्रानंदन पंत। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। गद्यांश में उल्लिखित जो सुमित्रानंदन पंत पुस्तक है, इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा? ऑप्शन ए है नई कविता, ऑप्शन बी है छायावाद, ऑप्शन सी है प्रयोगवाद, ऑप्शन डी है प्रगतिवाद। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए नई कविता। डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नई कविता को कहा है। ठीक है। हमें हमारे काफ़ी इजी होते हैं, गद्यांश पढ़ के इसके आंसर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है मकान, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है जापान। तो व्यक्तिवाचक पूछा है ना, तो सही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। जापान जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जापान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि जापान शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का विकल्प है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, हिमालय, रामायण, सीता आदि। ठीक है। ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये विशेष व्यक्तियों के बारे में पता चल रहा है इसके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाभाविक का विलोम है। विलोम मतलब उल्टा होता है। ऑप्शन ए है अस्वाभाविक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है भाविक, ऑप्शन डी है पराभाविक। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अस्वाभाविक। स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होता है, प्राकृतिक का कृत्रिम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है तरंगिणी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है सुरसरिता। तो जो हमारा मंदाकिनी होता है वो तो गंगा का होता है और जो हमारा सुरसरिता होता है वो भी गंगा का होता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कृष्णा।
यमुना का पर्यायवाची कृष्णा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कृष्णा है, जबकि मंदाकिनी और सुरसरिता शब्द जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तरंगिणी नदी का पर्यायवाची है, नदी, नदी का पर्यायवाची रिवर का होता है तरंगिणी। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, तनया यानी कि सूरज की पुत्री, कलिगंगा और भनुजा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है भला, ऑप्शन बी है व्यतीत, ऑप्शन सी है बिंदु, ऑप्शन डी है वृद्ध। तो इसने क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। दो होते हैं हमारे शब्द, तत्सम होता है और एक होता है तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत के संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो इसने तद्भव पूछा है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए भला। तद्भव शब्द जो है वो भला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले हम व्याख्या देख लेते हैं कि उपरोक्त विकल्पों में भला शब्द तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होगा भद्र। कहते हैं भद्र का भला। जैसे कि व्यतीत तत्सम है, इसका तद्भव है बीत। वृद्ध तत्सम है, इसका तद्भव है बूढ़ा। बिंदु तत्सम है, इसका तद्भव है बूंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है आभार, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है इच्छा, ऑप्शन डी है आहट। तो आँख लगती है तो स्त्रीलिंग है, आभार व्यक्त किया जाता है यही पुल्लिंग है, इच्छा व्यतीत की जाती है व्यक्त की जाती है तो ये स्त्रीलिंग है, और आहट होती है, आहट होती है, आँख लगती है, इच्छा होती है, जबकि आभार व्यक्त किया जाता है। तो इसमें पुल्लिंग पूछा है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आभार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त विकल्पों में आभार शब्द पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अतः प्लस यव, ऑप्शन बी है अत प्लस यव, ऑप्शन सी है अति प्लस वा, ऑप्शन डी है अतः प्लस एव। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अतः प्लस एव, अतः प्लस एव बराबर अत्यव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि अत्यव का संधि विच्छेद अतः प्लस एव होता है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। अन्य उदाहरण होते हैं निश्चय, दुश्चरित। ठीक है, निश्चय का होता है नि विसर्ग प्लस दुश्चरित का दु प्लस चरित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना के लिए कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है विश्लेषण, ऑप्शन डी है संश्लेषण। तो जो अलग अलग अवयव होते हैं उनको जब हम एक में जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी संश्लेषण। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ते हैं उन्हें संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है प्रादेशिक, ऑप्शन बी है प्रादेशिक, ऑप्शन सी है प्रदेशिक, ऑप्शन डी है प्रादेशिक। तो शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए प्रादेशिक। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रादेशिक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी यही कह रही है कि प्रादेशिक शब्द उपयुक्त विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी है, से इसमें त्रुटिपूर्ण है, यानी बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए है तुम, ऑप्शन बी है मैं, ऑप्शन सी है वह, ऑप्शन डी है आप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष बात कहने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम आदि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर में समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है विभाव, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अविभाव। ठीक है, बराबर में अविभाव समास है। द्विगु में संख्यावाची होते हैं, द्वंद्व में समान होते हैं दोनों, और तत्पुरुष की बात करें तो उसमें पहला होता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि बराबर शब्द में अविभाव समास है। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा उसे अविभाव समास कहते हैं। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, जैसे कि बेकाम, बे प्लस काम, भरपेट और यथाशक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभियोग में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है बड़ा आ, ऑप्शन सी है अभी, ऑप्शन डी है योग। तो आ भी प्लस योग बराबर अभियोग, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि अभियोग शब्द में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं अभिनंदन, अभि प्लस नंदन, अभिषेक, अभि प्लस शेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भतीजा में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है जा, ऑप्शन बी है भा, ऑप्शन सी है तीजा, ऑप्शन डी है जा।
भतीजा, भतीजा। आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जा। भतीजा में जो प्रत्यय होगा वो जा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी व्याख्या कह रही है कि भतीजा शब्द में जा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु में जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करते हैं। जा प्रत्यय से बना शब्द है दूजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए रजनी, ऑप्शन बी है यहाँ, ऑप्शन सी है रानी, ऑप्शन डी है रात। तो हमसे तत्सम पूछा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन है रजनी। रजनी तत्सम है और जो रात है वो तद्भव है। ठीक है, और रानी है वो राजा का विलोम होता है। हमारी व्याख्या कह रही थी विकल्प विकल्पों में जो ऊपर विकल्प दिए गए इन सब में जो रजनी शब्द है वो तत्सम है, इसका तद्भव जो है वो रेन होगा। ठीक है, रजनी का तद्भव क्या होगा, रेन। रात्रि जो होता है वो रानी का तद्भव होता है। रात्रि जो होता है वो रात का होता है। तत्सम और अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रानी की अगर हम बात करें तो ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो रात्रि होता है। रात जो होता है वो इसका तत्सम होता है रात्रि और यहाँ का होता है अत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सुडौल, ऑप्शन सी है आगामी, ऑप्शन डी है तथा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी तथा। ठीक है, तथा जो है वो अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपरोक्त विकल्पों में ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें जो तथा शब्द है वो अव्यय है। जिन शब्दों से रूप सदा एक से बने रहते हैं अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक से कोई भी विकार नहीं होता है वे कहलाते हैं आजा, आज, परंतु, अब, अभी, अगर, अवश्य आदि ये सब क्या है, अव्यय हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने पुस्तकालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है जाना, ऑप्शन सी है पुस्तकालय, ऑप्शन डी है मैंने। सही आंसर हो जाएगा मैंने पुस्तकालय जाना है, मुझे पुस्तकालय जाना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मैंने। ये गलत है। ठीक है, मैंने पुस्तकालय जाना है में मैंने नहीं होता है, मुझे पुस्तकालय जाना है ऐसे होगा। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि मैंने पुस्तकालय जाना है ये अशुद्ध है क्योंकि मैंने के स्थान पर मुझे शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो आगे प्रीवियस ईयर पेपर होगा वो हमने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस करा रखे, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती में आप अपनी बेस्ट करना चाहते हैं 3.0 4.0 में बेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसकी वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, देख लीजिए। हम सारे प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।